रिसेंटली जो कनाडा का पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का प्रोग्राम था स्पॉन्सरशिप का, ओके। वो भी 2025 के लिए बंद कर दिया गया। हमें वहाँ पे इस वक्त एक डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ द स्टेपिंग डाउन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। कनाडा आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करना चाहिए। ओके। शर्त ये है, अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में फॉल करते हैं जिसका ओके। हमने जिक्र किया, राइट। एंड देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, यू नो, ऑब्वियसली कनाडा इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सो देयर आर कंट्रीज जो कि स्टिल अपने दरवाजे खोल कर बैठी हैं। ओके। अगर आप यूएस की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और पासपोर्ट की भी वैल्यू है। Hello, everyone, and welcome back to our very special series of Immigration Talk, which is being brought to you by Superior Consulting, your most trusted source. मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा परवेज़ एक बार फिर से। आज आई एम श्योर कि आप लोग सब ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम आज के इस एपिसोड में किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सो आज का टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि स्पेसिफिकली कैनेडियन इमिग्रेशन को या तो परसू ऑलरेडी कर चुके हैं या परसू करने वाला है। सो टुडे विल बी टॉकिंग about all the latest developments that have been taken place in the Canadian immigration. So it can be, it can be with regards to the express entry, it can be with regards to the provincial nominee program or reduction in quotas, or else it can be the recent resignation of Canadian Prime Minister Justin Trudeau's resignation. So ये different aspects हैं जिन तमाम चीज़ों की वजह से Canadian immigration में एक major impact नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली हम उन तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे और अब हमें एक्चुअली ये देखना है कि क्या इन तमाम चीज़ों के देखने के बाद इज़ देयर अ वे कि स्टिल एक कैनेडियन इमिग्रेशन एक एक वायबल ऑप्शन है टू ऑप्ट और इट्स नॉट। सो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एंड वन मोर टाइम वी हैव विद अस आवर डायरेक्टर ऑपरेशंस Abu Bakr. So Abu Bakr, welcome back once again in our another episode. So thank you very much for being with us. थैंक यू, ग्रेट टू जॉइन वंस अगेन। Exactly. So Abu Bakr, as I've just mentioned कि हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि इस वक्त वो तमाम लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपने कैनेडियन इमिग्रेशन को परसू किया है, देयर ड्रीम ऑफ बीइंग देयर, उन्होंने परसू किया, दे मस्ट बी लिटिल वरिड अबाउट इट क्योंकि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ पे ओवरऑल, बी इट आई हैव जस्ट मेंशन, बी इट PNP, बी इट एक्सप्रेस एंट्री एंड सो मैनी अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है इन द इमिग्रेशन थिंग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक पहले तो ओवरव्यू मिल जाए हमारे तमाम देखने वालों के लिए ताकि उन्हें आइडिया हो कि ओके ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं एंड देन विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज। राइट, अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ज़्यादा कोई खुशगवार डेवलपमेंट्स नहीं है, बेशतर लोगों के लिए जो कनाडा को परसू करना चाहते थे। और क्योंकि कनाडा जो है वो ऑब्वियसली अरसे दराज से एक बड़ा फेवरेबल और बहुत ही फेवरेट इमिग्रेंट डेस्टिनेशन रहा है। True so. क्योंकि हमेशा से जब भी आप ये सोचते हैं कि यार कहाँ पर इमिग्रेशन आसानी से मिल जाएगी, तो कनाडा इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप। क्योंकि बेशतर हम औकात में देखते हैं कि गवर्नमेंट भी वैसी होती है जो कि इमिग्रेशन को सपोर्ट करती है और उसके खिलाफ नहीं होती, और वो चाहते हैं कि नए लोग आएँ और काम करें। एंड ऑब्वियसली इट्स मल्टी कल्चरल कंट्री, इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री भी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। कनाडा ऑब्वियसली वेलफेयर कंट्री भी है, यहाँ पर बेनिफिट्स आपको काफ़ी मिलते हैं, फ्री मेडिकल हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं 6 माह से ज़्यादा तो आपको वेलफेयर सपोर्ट भी दिया जाता है। तो इन सारी वजूहत की बिना पर लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन रहता है हमेशा से, और हमेशा से लिस्ट के ऊपर टॉप 3 के अंदर रहता ही रहता है। बट पिछले कुछ अरसे के अंदर, कुछ माह के अंदर हमने ये देखा कि चूँकि ऑब्वियसली पेंडेमिक के बाद से कनाडा ने ये कोशिश की कि वो लोगों को बुलाएं और अपनी लेबर फोर्स को बढ़ाएं एक्चुअली, कि जो पेंडेमिक में नुकसान हुआ है उनकी इकोनॉमी का, और जिसमें लोगों की जॉब्स गई हैं और जिसके अंदर कुछ लोग एग्जिट किए वहाँ से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के रद्दबदल की वजह से। तो उन्होंने चाहा कि फिर जब पेंडेमिक के बाद रिज्यूम हुई वीज़ा प्रोसेसिंग, IRCC के ऑफिस खुलना शुरू हुए, तो उन्होंने मुख्तलिफ पाथवेज के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन करना शुरू किया। जिसमें हमने एक बीच में ये भी दौर देखा कि फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स भी कनाडा के विजिटर वीज़ा लगवा करके गए हैं पाकिस्तान से और मुख्तलिफ ममालिक
से भी। सही। तो एक फिर हवा चल पड़ी, और फिर आपको पता है एजेंट माफिया एशियाई कंट्रीज के अंदर, तो वो तो सबको कहते हैं भाई चलो चलो कनाडा चलो, और सरगर्म हो गए वो ऐसे एक ही है। तरह तो से। फिर इतना ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें से ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोगों को ऑब्वियसली इसमें से मिला भी। फिर जब उनको आहिस्ता से रियलाइज होना शुरू हुआ कि अच्छा पेंडेमिक का थोड़ा थोड़ा असर खत्म हो रहा है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो फ्रेश पासपोर्ट वाले सब रिफ्यूज़ होना शुरू हुए। सही। तो आहिस्ता 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 लोगों को पिक्चर क्लियर सामने आ गई कि भारत कनाडा वही कंट्री है जिसका वीज़ा दुनिया का भारत सबसे मुश्किल तरीन वीज़ा है। ट्रू। आपको यूएस का विजिटर वीज़ा आसानी से मिल जाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया यूके मिल जाता है, लेकिन आपको कनाडा नहीं देता क्योंकि वो टूरिज्म कंट्री है नहीं एक्चुअली। नहीं है। बट चूंकि पैंडेमिक के पेश नज़र हालात के ऊपर नीचे होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन किया, और फिर कुछ पॉलिसीज दी कि आप आए, जब अगर कंट्री के अंदर आ जाते हैं तो आप जॉब तलाश कर लें, जॉब आपको मिल जाती तो फिर आप वर्क परमिट इनसाइड द कंट्री अप्लाई कर लें। तो ये भी फिर एक बहुत टर्म चल रहा था कि भाई कनाडा जाओ विजिट वीज़ा पे और कन्वर्ट कर लो वर्क परमिट के ऊपर। सही। तो एक्चुअली कन्वर्जन नहीं था, पर लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको बना करके बेचा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर अब कुछ पिछले अरसे के अंदर गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारी कंट्री ने इतना ज़्यादा उन लोगों को इन कर लिया जो कि उतने क्वालिफाइड नहीं है, और उस मयार के स्किल्ड लोग नहीं है जो कि कनाडा भारत लेना चाहता था। राइट। जो कि उसके इमिग्रेशन लेवल्स का प्लान जब वो देता है मल्टी ईयर का, तो उसका फोकस ये होता है, टारगेट ये होता है कि हम मयारी लोगों को लें, सही। ताकि ऑब्वियसली आके इकोनॉमी को संभालने में मदद करेंगे। इमिग्रेशन इज द की ड्राइवर फॉर देयर इकोनॉमी। एग्जैक्टली। और वो भी स्किल्ड इमिग्रेशन। Exactly. द नेम इटसेल्फ इज अ स्किल्ड इमिग्रेशन। एग्जैक्टली। बट हो क्या रहा है पिछले कुछ सालों से कि कोटाज अनाउंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, फोकस टारगेट होता है क्वालिफाइड मयारी लोग, स्किल्ड लोग, लेकिन जब विजिटर वीज़ाज और जो टेम्परेरी वीज़ाज हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं एशियाई कंट्रीज़, इसमें एक्सप्लॉइट होता है ये प्रोग्राम कंसल्टेंट्स एजेंट्स की तरफ से कि भाई विजिटर वीज़ा का टाइम अगर 2 महीने का है तो चलो 2 महीने में अप्लाई करो और कनाडा भागो, और भागो। तो सही। इतने लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें से भारत जब कुछ लोगों को मिला भी, तो वो करते 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 इतने ज़्यादा लोग कनाडा में भर गए हैं कि वो हमने 2 से 4, 4 से 8 और 4 से एग्जैक्टली वो कि अलग जब उन्होंने हो गया। प्लान लॉन्च किया पिछले कुछ अरसे के अंदर कि हमें फर्ज किया साल के अंदर जो है वो 1 लाख बंदा चाहिए नेचुरली पीआर के लिए। सही। अब आपने ये कोटा अनाउंस किया, लेकिन आपने यही नहीं देखा कि आपकी कंट्री के अंदर इटसेल्फ ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा बच्चा मौजूद है जो कि वेट कर रहा है पीआर के लिए। सही। तो आप नेचुरली बाहर वालों को बुलाने की क्या ही बात कर रहे नो हैं, डाउट। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। फिर कुछ बीच में हमने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कनाडा जो है वो थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो गया, थोड़ा सा सर्द होना शुरू हो गया, इन अ सेंस के मिनिस्टर्स ने ये कहना शुरू किया कि भाई अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे तो नेचुरली कनाडा की जिम्मेदारी नहीं है आपको पीआर देना। आपने तो ये बात की थी कि भाई आप आर्जी तौर पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे अपने होम सही। कंट्री। सही। तो वीज़ा तो आपने इसी तरह से लिया था एसओपी सही। लिख के, राइट। लेकिन हर बंदे का बहरहाल गोल तो ये होता है कि मैं जाऊंगा तो कोई ना कोई पाथवे के तहत सेटल हो जाऊंगा। ट्रू। सो तो उन्होंने कहा कि भाई हम सबको नहीं दे सकते पीआर, आप आइए पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आप अपना बैक होम कंट्री रुक कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि यार हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, या हमारे ओके। साथ हमने बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहरहाल ये नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि नाइंसाफ़ी आपके साथ कैसे होगी? आपने तो खुद अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये कहा था कि भाई मैं तो वापस जाने वाला एब्सोल्युटली। हूँ, और राइट। कंट्री बहरहाल वीज़ाज कोई भी कंट्री हो, किसी भी किस्म की वीज़ा कैटेगरी हो, वो वीज़ाज जब देते हैं तो अपने ही बेनिफिट के लिए देते हैं। तो नेचुरली ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, True. या अगर अभी कोटास भी रिडक्शन के ऊपर भी जा रहे हैं तो कंट्री को अपना ही कुछ इसमें बेनिफिट नज़र आ रहा है या स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, तभी वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा उस जाविये से देखने की भी ज़रूरत होती है। इमिग्रेशन अगर वो दे रहे हैं तो ये आपका प्रिविलेज ज़रूर है, आपका हक तो नहीं है बहरहाल करेक्ट। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर प्लान करना चाहिए। तो उनको जब ये नज़र आया कि भाई लोग भर गए हैं बहुत ज़्यादा, हम नहीं दे सकते पीआर उस तरीके से, उस लार्ज नंबर के अंदर, तो नेचुरली उसके साथ साथ फिर उनको ये भी मसाइल आना शुरू हुए कि जी हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। सही। मतलब उसकी मिसाल इस तरीके से है कि लोग नहीं हैं जो कि नए घर बना सकें। उसकी मिसाल इस तरीके से है कि जी जो एक बेसमेंट छोटा सा मिलता था पहले एक ज़माने में $500-600 के ऊपर, अब वही बेसमेंट आपको $3,000-3,500 के ऊपर मिल रहा है। ओह गॉड। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस, No राइट? doubt. इन्फ्लेशन की वजह से भी और सारी वजह से भी तो क्राइसिस तो अपनी जगह पर है। और फिर जाहिर है अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो अब इतना चीज़ें छुपती नहीं है, Yes. क्योंकि वेस्टर्न मीडिया भारत एक ऐसे ज़माने से अपनी चीज़ों को छुपाता आया है बहुत ज़्यादा। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि कोई भी एक चीज़ हो जाए, Absolutely. हवा में कोई भी चीज़ चल जाए तो उसकी खबर बन जाती है और चल जाती है टिकट के True, ऊपर, true. लेकिन ये वहाँ पर इस तरह से नहीं होता। बट अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप रील्स के ऊपर स्क्रॉल Right, करते जाते हैं, right. चीज़ें करते जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए हैं जो कनाडा में मुकीम है ऑलरेडी, तो अब वो अपनी लाइफ शेयर करते हैं कनाडा के अंदर, ज़ाहिर है।
तो हमने कुछ अरसे से ये देखना शुरू किया कि भाई कनाडा में बहरहाल हालात अब उस मैार के नहीं रहे, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपका जो होमलेस पीपल हैं वहाँ पर वो आपको सड़कों पे पाए जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जब आपने उस मयारी क्राइटेरिया को फॉलो ना करते हुए लोगों को बुलाया है और वो तालीम याफ्ता भी नहीं है, तो वो कैसे ही जॉब्स करेंगे, ऐसा ही अल्टीमेटली वो एक लिमिटेड सेविंग्स लेकर के आते हैं, फिर वो आखिर में स्ट्रगल ही करते हैं, तो फिर उन्होंने होमलेस ही हो जाना है और क्या होना है। तो कंट्री का लेकिन बाहर नुकसान होता है, कंट्री के इमेज का नुकसान होता है। जब इमेज का नुकसान होता है तो फिर अब हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर तकरीबन हर साल 1 लाख से ज्यादा कैनेडियन बंदा रिवर्स माइग्रेशन कर रहा है। ओके, सो दे आर ऑप्टिंग फॉर इमिग्रेशन फ्रॉम कनाडा टुवर्ड्स मिडल ईस्ट और बैक टू देयर होम कंट्री एक्चुअली। और कनाडा से मिडल ईस्ट सबसे ज्यादा इमिग्रेशन हुई है, मतलब दुबई वगैरह के अंदर आपके पास अगर कैनेडियन पीआर है, आप पासपोर्ट होल्डर हैं, तो नेचुरली अगर दुबई में कोई जॉब आपको 5,000 दिरहम की मिलती है, अब आप कैनेडियन है फॉर एग्जांपल, तो आपको वही जॉब 10,000 दिरहम की मिल रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट में तो जाहिर है एब्सोल्युटली ये इस तरह से काम होता ही है कि फर्क किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से किया, क्योंकि यहाँ पर लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर है। आपको अगर एक सिक्योरिटी हो गई कि मेरे पास पीआर या पासपोर्ट आ गया है, तो एक उस पासपोर्ट की ही वैल्यू है एक्चुअली, राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि कंट्री इटसेल्फ तो बहरहाल उतना उस तरह से लाइवली जिस तरह दुबई का लाइफस्टाइल है, या हमें जिस तरह की आदत है लाइफस्टाइल की, 7 बजे तो सारी सड़कें वगैरह सुनसान हो जाती हैं, तो फिर आपको बड़ा आइसोलेटेड माहौल लगता है। तो इसलिए लोगों ने फिर ये चूज करना शुरू किया कि हम रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर जाएं। दैट बीइंग सेड, ये सारे जो मामला और चीज़ें, उसकी वजूहत सिर्फ यही थी कि हाउसिंग क्राइसिस, इन्फ्लेशन और इस तरह से इतने बड़े नंबर पे लोगों को इन करना जो कि डिजर्व नहीं करते थे। बट ऑब्वियसली आपको पता है पॉलिटिकल सपोर्ट और जो स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपको जो है वो सिंपैथी भी चाहिए, आपको वोट्स भी चाहिए। तो बीच में आपने अफगानिस्तान से भी लोगों को लेना शुरू किया, आपने यूक्रेनियंस को भी लेना शुरू किया, क्योंकि जब वो उनके वहाँ जंग चल रही थी या वॉर हो रही थी, तो आपने कहा कि भाई इनको भी पीआर दो, तो उनको भी पीआर दो, तो सब कनाडा सबको लेगा, सबको शेल्टर देगा। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल जो आपने इन्फ्लुएंस की बात की, डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट इन डिटेल एज वेल। अब जो ओवरऑल आपने डेवलपमेंट्स और कुछ मेजर चीज़ें डिस्कस की, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो जो एक्चुअल कनाडा में हो रहा है, अब द हाउसिंग क्राइसिस एंड देन वहाँ पे रॉबरी और मल्टीपल अदर थिंग्स हैपनिंग ऑल द वे, जो नॉर्मली ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करें, बिकॉज ज़्यादातर हमारे जो लिसनर्स हैं उनको तो बस वही लगता है कि वहाँ पे इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड, जहाँ पे सारी चीज़ें गुड टू गो है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड लाइकवाइज आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस रखते हुए इन तमाम डेवलपमेंट्स का इन 2 चीज़ों पे, इन 2 मेन एरियाज पे क्या इम्पैक्ट होगा, वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन इट। तो जैसे आपने कहा कि लोग ज़्यादातर जो ड्रीम देखते हैं, और क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर हमारे जो एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर लोगों के पास ऑब्वियसली एक तो वक्त की कमी भी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा विलिंगनेस की कमी होती है कि वो रिसर्च नहीं करते और मेहनत तो नहीं करनी है ना भाई, मेहनत नहीं करनी। आप हमें क्या कहते हैं, सारा बना के प्लेट में रख के दो, हम सिर्फ खाने के लिए, वो वाली बात है। फैक्टर्स होते हैं, कई जगह पर आपकी अंग्रेजी भी कमजोर है, तो आप वेबसाइट्स को भी नहीं इतना पढ़ना चाहते, वक्त की भी कमी, आप बिजी भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई बंदा हाथ पकड़ के मेरा काम करवा दे। दैट इज वेयर कंसल्टेंट्स मेक मनी एंड दे एक्चुअली डू फ्रॉड एज वेल, कि वो आपको ऐसा खूबसूरत सा ख्वाब सजा करके देते हैं और सब्ज बाग दिखाते हैं कि भाई बस आपने तो ऐसा जैसे यहाँ से आप एंटर हुए ऑफिस में और पिछले दरवाजे से आप कनाडा में निकले, कनाडा पहुंच गए आप, एग्जैक्टली ऐसे वो इस तरह से जो है काम हो रहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहावत सही है अपनी जगह पर कि दूर के ढोल सुहाने हैं। तो अब वो सिलसिला आम पड़ा है कनाडा के ऊपर, बट स्टिल ये सारी बातें करते हुए ऑब्वियसली क्योंकि दुनिया का वेलफेयर कंट्री है, तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ें खराब हैं, स्टिल इट्स अ लिवेबल प्लेस, और स्टिल पीपल आर अप्लाइंग, और सारे वो वसाइल वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज वाइज काफ़ी रिच कंट्री है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप प्लान करते हैं तो कंट्री बहरहाल अपने आप को संभाल लेती है। हमारे जो कुछ कंट्रीज हैं उसकी तरह तो नहीं होता कि आप संभाल ना पाए अपने आप को। तो इस सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो इस वक्त प्रोग्राम्स हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के, द मोस्ट फेवरेबल प्रोग्राम्स जो कि ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए कंसिडर होते हैं जो कनाडा से बाहर हैं, वो एक्सप्रेस एंट्री है आपका, एंड नेचुरली पीएनपी है। तो इसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हैं कि एक्सप्रेस एंट्री, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लें उन लिसनर्स के लिए जो प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम यूज करें, व्हाट इज एग्जैक्टली द पीएनपी एंड व्हाट एग्जैक्टली द एक्सप्रेस एंट्री थिंग्स। राइट, सो बेसिकली व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, आपको एक सिस्टम के तहत गुजरना पड़ता है जिसका नाम है एक्सप्रेस एंट्री। राइट, अब ये जो सिस्टम है इट्स अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसको नाम दिया उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री का इस वजह से कि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग है जो कई ज़माने पहले 2015 से पहले साल 2 साल 3 साल में हुआ करती थी, अब ये एक्सप्रेस तरीके से जल्दी होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो कोटेड टाइम है
गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कि अगर आपको इनविटेशन आ जाता है उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग 6-8 महीने के अंदर हो जाती है, सो दिस इज कंसिडर्ड एक्सप्रेस प्रोसेसिंग। ओके। सो दैट इज वाई उन्होंने इसको नाम दिया था सिस्टम को एक्सप्रेस एंट्री का। इसके अंदर बहुत सारी वीजा क्लासेस फॉल करती हैं। जो ऑफशोर एप्लीकेंट्स हैं, हम और आप जैसे, जिनके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है कनाडा से, उनके लिए 2 प्रोग्राम सूट करते हैं। एक है फेडरल स्किल वर्कर, द FSWP, and another one is called PNP, the Provincial Nominee Program. Correct. Now नाम से वाज़ हो जाता है कि federal is being managed by the federal government, obviously, and provincial nominee is being managed by the provinces, Right. individual basis के ऊपर। Got it. provinces को भी federal government ने ही authority दी है कि अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट करें सही। और बिल आखिर फेडरल गवर्नमेंट को रेफर कर दें कि उनको वीजा इशू करें। Correct. तो ये फर्क है सिर्फ। उसके अलावा फर्क ये होता है कि आपको अगर कोई प्रोविंस नॉमिनेट करता है तो आपको वहां जाकर 2 साल तक रहना है उस प्रोविंस में। सही। you are ethically bound to live and work in that particular province for 2 years. This is the only difference। बाकी आपको PR, मेडिकल बेनिफिट सब उसी तरह से मिल रहा है। Got it. अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट आई है, तो दैट मीन्स कि दोनों वीजा क्लासेस पे एक तरह से एप्लीकेबल है। और वो कुछ डेवलपमेंट्स हमने ये देखी हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर कि बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा ऑक्यूपेशन वाइज, कि मिनिस्टर्स ने आकर मैंडेट्स इशू किए, आकर बात करना शुरू की कि भाई कनाडा को अब पोस्ट कोविड जब रिकवरी करनी है तो हमें अब वो लोग चाहिए जो बहरहाल हमारी ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था एक्सप्रेस एंट्री में नॉर्मली कि इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ऑब्वियसली हर बंदा अप्लाई कर सकता है, जो जितने पॉइंट्स बनाएगा उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सही। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन कि जितने आपके पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उन्होंने ये किया कि भाई ऐसा नहीं हो कि हमारे पास एक डेंटिस्ट बंदा भी उठ के आ रहा है, क्योंकि उसके पॉइंट्स अच्छे बनते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आइल्स उसने कर लिया, अब वो उठ के कनाडा आ रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअली इमीडिएट नीड नहीं है, क्योंकि वो आएगा, रेगुलेटेड प्रोफेशन है, लाइसेंसिंग करेगा, वक्त लगेगा जॉब्स में कंट्रीब्यूट करने में, इकोनॉमी में, टैक्सेस वगैरह हर चीज में टाइम लगेगा। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमें जो है वो ऐसे लोग चाहिए जो कि आकर फौरन से ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर सकें और हमारी जो वाकईतन जरूरत है। तो उन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज करके एक सिलसिला शुरू किया, ऑक्यूपेशन नीड ओरिएंटेड कर लिया उसे कि जिस ऑक्यूपेशन में हमें नीड हो उसके लिए हम एग्जैक्टली। तो जो नॉर्मल ड्रॉज होते हैं, इनविटेशन के राउंड्स होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के, पहले होता था तमाम हर ऑक्यूपेशन के लिए, अभी भी वो चलते हैं साथ साथ, लेकिन अब ज्यादातर होते हैं ऑक्यूपेशन वाइज। और उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन कर दी कि हमारे पास स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वाले लोग, हेल्थ केयर, ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाले लोग। ये जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनके राउंड्स स्पेशल तरीके से किए जाएंगे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कम स्कोर के ऊपर भी पिक किया जाएगा। सो हमने देखा कुछ बीच में अरसे में कि भाई हेल्थ केयर वाले तो 300-350 स्कोर के ऊपर भी पिक होने लगे। सही। जो अगर बंदा अगर लेट 30s में भी है, 6-6.5 बैंड कर सकता है, तो वो भी इतना स्कोर बना के कनाडा जा सकता था अगर वो हेल्थ केयर से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह से जब प्रायोरिटी देना शुरू किया उन्होंने, तो वैसे ही कुछ बाकी जो ऑक्यूपेशन हैं उनकी कटौती वैसे ही होती शुरू हुई, कि अब उनको बहरहाल मना तो नहीं है अप्लाई करने से, लेकिन प्रेफरेंस बहुत कम है और कम चांसेस होंगे। सो अब उन्होंने ये मेजर डेवलपमेंट जब लाए, फिर उसके ऊपर काफी अर्सा काम किया। अब जब रिसेंटली अब बहुत ज्यादा जब उनको रियलाइज होना शुरू हो गया कि यार बड़ा मुश्किल है, इस जो उन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस प्लान दिया था कि अगले 3 सालों में हमें 1 मिलियन से ज्यादा लोग चाहिए, तो उन्होंने देखा कि तो बहुत एम्बिशियस प्लान है और इतना कनाडा इस वक्त नहीं मैनेज कर सकता। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने रिड्यूस कर दिया सारा अपना कोटा। सो मोर देन 50% से ज्यादा आपका ये जो कोटा है स्किल्ड इमिग्रेशन का, वो रिड्यूस हुआ है, इम्पैक्टिंग द एक्सप्रेस एंट्री एंड द PNP एज वेल। तो अब इसके अंदर लोग खाइफ हैं थोड़ा सा कि यार पहले ही काम उनके ऊपर हो रहा है जो कि प्रायोरिटी में है, और इसके साथ साथ अब जो है वो कोटा भी रिड्यूस हो गया। तो नेचुरली पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, वो भी कम तादाद में पिक होंगे, फिर बाकियों पे तो बहुत बाद में बात आएगी। तो ये सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट है कि अब ऑक्यूपेशन वाइज काम ज्यादा है। स्टिल देयर आर चांसेस, अगर आप हेल्थ केयर से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके चांसेस हैं बहरहाल कनाडा इमिग्रेट करने के, बट स्टिल बहुत ज्यादा उम्मीद रखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोटा रिड्यूस हो चुका है और जितने तादाद में वो लोग चाहते हैं अब वो कम हो चुकी हुई है। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे बड़ा चेंज है इसके हिसाब से, ऑब्वियसली क्योंकि पूरा सिस्टम वर्क करता है बैलेंस के साथ। तो अगर कोटा रिड्यूस हुआ है तो नेचुरली स्कोर ऊपर जाएगा, स्कोर ऊपर जाएगा तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो फिर आपके लिस्ट पे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टफ से टफ होता चलेगा। सो दिस इज द मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट। और अब चूंकि कोटा रिड्यूस करने पे गए हैं तो हर प्रोग्राम पे एक तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। रिसेंटली जो कनाडा का पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का प्रोग्राम था स्पॉन्सरशिप का, वो भी 2025 के लिए बंद कर दिया गया है कंप्लीट तरीके से। इसके साथ साथ उन्होंने स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस पे भी कैप लगा दिया 2025 के लिए, एक सर्टेन कैप उन्होंने लगा दिया कि भाई इतने ही लोग चाहिए। सो ऑब्वियसली ये कुछ चीजें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटिंग है, बट स्टिल देयर आर
वेज अगर आप कुछ खास कैटेगरीज से ताल्लुक रखते हैं और उस हिसाब से अपनी वर्किंग कर लेते हैं तो फिर कुछ हद तक रियलाइज किया जा सकता है इस चीज़ को। चले ये तो हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा ऑफ सीन भी हो सकता है कि ज़्यादातर कैनेडियन इमिग्रेशन की वो जो टॉप डेस्टिनेशन थी, आई बिलीव सो वो चीज़ काफ़ी पीछे होती जा रही है। एटलीस्ट वी कैन नॉट कंसिडर लुकिंग इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी कैन नॉट स्टिल कंसिडर कैनेडा एज टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। तो दैट इज़ द रीज़न वाई हमारे पास अब ज़्यादातर आप समझ लें कि पिछले साल 1.5 साल से कनाडा अप्लाई होना बहुत कम है। ज़्यादातर लोग यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इन ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो ये वजूहत हैं क्योंकि हम बहरहाल जब काउंसलिंग के लिए भी कोई आता तो हम जो असल हकाइक हैं उनसे आशना कर देते हैं, बजाय इससे कि हमारे पास उस दिन एक साहब आए मेरे पास दुबई ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो अभी भी दुबई में जितने कंसल्टेंट के पास गया हूँ कनाडा के प्रोग्राम के लिए, उन्होंने तो सबने कहा है कि सर हो जाएगा, सुहाने ख्वाब दिखा दिए। एग्जैक्टली, उन्होंने अभी भी कहा है कि बहुत अच्छा चांस है और 6-8 महीने में हो जाएगा। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ इस तरह से काम नहीं होता, 21 साल तक कंपनी इस तरह स्टैंड नहीं करती, आपको ऑनेस्टली बताना ज़रूरी होता है ताकि कल को आप फिर फ्रस्ट्रेट ना हो कि भाई आपने तो कहा था हो जाएगा और नहीं हुआ एक्चुअली। सो वो चीज़ जो है ना थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि ट्रू पिक्चर दिखा दीजिए एंड उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दे दिए जाएं। कंसल्टेंट वही बेहतर है जो कि आपको सोल्यूशन दे सके। एब्सोल्युटली। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हम गाइड कर देते हैं, देन इट इज़ अप टू क्लाइंट, क्योंकि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आपने सारे हकाइक जान के भी कनाडा ही अप्लाई करना है तो व्हाई नॉट, हम तो सर्विस दे सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड खैर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सुपीरियर कंसल्टिंग का एक मेजर रोल रहा है इन प्रेजेंटिंग द रियल पिक्चर टू द क्लाइंट, और स्पेसिफिकली जो फ्रॉड के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई गई है वो डेफिनेटली उसका सारा क्रेडिट सुपीरियर कंसल्टिंग को जाता है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, आपका ऑब्वियसली आदिल सर एज वेल। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल। वेल, अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हेयर अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे अबाउट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, द पॉलिटिकल जो ओवरऑल हमें वहाँ पे इस वक्त एक डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ द स्टेपिंग डाउन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। सो what exactly is the impact of that specific thing to the immigration, और in future में क्या इस एक चीज़ की वजह से मे बी ऑब्वियसली द न्यू गवर्नमेंट विल बी कमिंग एज वेल, सो क्या उसकी वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, या ऑल द वे हम स्टेपिंग डाउन की वजह से बिकॉज ऑफ ट्रूडोज स्टेपिंग डाउन हमें जस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ही नज़र आ रहा है? राइट, सो ऑब्वियसली ये तो सारे लोग ही जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो ही वाज वेरी प्रो इमिग्रेशन, एग्जैक्टली, और जो लिबरल पार्टी है वो हमेशा से इमिग्रेशन के साथ रही है, सपोर्ट करते आए हैं कि नए लोग आएँ और कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में। तो रिसेंटली ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिडक्शन एंड एवरीथिंग, ये ट्रूडो के स्टेप डाउन होने से पहले ही इसकी बात होना शुरू हो गई थी और इम्प्लीमेंटेशंस भी शुरू हो गई थी। उसके बाद ये चीज़ का सामने आना कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं तो जाहिर है इमिग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। और हमारा ये एनालिसिस ये कहता है, या अंदाज़ा ये हम लगा सकते हैं कि डिपेंड करेगा जाहिर है न्यू गवर्नमेंट के ऊपर। अगर तो कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो फिर तो वो इमिग्रेशन के थोड़ा सा खिलाफ हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते इमिग्रेशन को, तो यकीनन इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है ये कोटाज मज़ीद रिडक्शन की तरफ ये मामला चला जाए, हो सकता है क्राइटेरिया मज़ीद मुश्किल हो जाए, हो सकता है ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर आपको जॉब ऑफर्स की रिक्वायरमेंट आ जाए। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हो सकती हैं और हमारा अंदाज़ा ये है, ये हमारे एनालिसिस ये कहते हैं कि मामला थोड़े से मुश्किल होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन दैट ईजी जिस तरह पहले हुआ करता था, तो थोड़ा सा जो है वो हमें देखना पड़ेगा। परफेक्ट हो गया। सो जस्ट लाइक हमने बात की कि यस न्यू लीडरशिप का इम्पैक्ट होगा और जो एग्जिस्टिंग भी गई है उसका हमें इतना इम्पैक्ट इस सेंस में नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ये चीज़ें बैक एंड पे ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गई थी। सो अब अगेन वो तमाम एस्पायरेंट्स और वो तमाम एप्लीकेंट्स हु ऑलरेडी हु आर एक्चुअली इन द पूल, हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्सप्रेस एंट्री और PNPs, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाउ एग्जैक्टली शुड दे वेट फॉर द आंसर, या उनको अगर कोई वायबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस वक्त उनको पैरेलल दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए? व्हाट अबाउट दैट? मैं समझता हूँ कि खासतौर पे वो लोग जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज को देखते हुए पूल में आए हैं या इन कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, हेल्थ केयर वगैरह से, तो उनको तो फिर भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रोफाइल लाइव रखना चाहिए, सही, बिकॉज देयर इज नो फी टू क्रिएट द प्रोफाइल, राइट? सो यू शुड रिमेन इन द पूल, आपको पूल में रहना चाहिए, वेट करना चाहिए सिलेक्शन का। कभी भी आपका इन्विटेशन अगर हो जाता है तो फिर तो वारे नहीं आ रही हैं, सही बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस उसमें चले जाएं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो ऐसा ना करें। आप अगर प्रोफाइल बना सकते हैं, गेट डन विद योर ECA, गेट डन विद योर IELTS रिजल्ट, और इन दो चीज़ों को प्रीरिक्विजिट्स को कंप्लीट करते हुए
पूल में आ जाइए, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रॉम पाकिस्तान इफ यू आर अप्लाइंग इट्स ओनली गोना कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 100,000 रुपीज Okay. टू गेट इनटू द पूल, ECA आइल्स करवा के। तो सही। आप पूल में आ जाएं, प्रोफाइल बना के अपना वेट करें, कभी भी ये आपका सिक्का चल सकता है। साथ साथ लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखना जरूरी है, जो आपके पास Right. वायबल ऑप्शंस हैं, इन सेंस ऑफ के अगर कनाडा में ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ बाकी प्रोग्राम्स को भी आप देख सकते हैं या बाकी कंट्रीज को भी आप देख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया, US और बाकी जो कंट्रीज हैं, इनकी तरफ भी आपको रुख करना चाहिए। तो ये अपनी जगह पर है। वेयर एज ये जो गवर्नमेंट के स्टेप डाउन वाला जो Yes. मामला है और ये सारे जो मामला हैं, तो इसके वजह से हमें थोड़ा सा जो है वो एनालिटिकली चीज़ों को प्लान करना और देखना ज़रूरी होगा। Right. ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं, क्योंकि अभी न्यू गवर्नमेंट जब तक आएगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होंगी, चीज़ों होंगी, टाइम लगता है हर चीज़ में। Definitely. तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई इस वक्त सबसे बेस्ट या राइट मूव अगर हो सकता है, सो दैट इज टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। Okay. एटलीस्ट सिक्योर योर स्पॉट, सिक्योर योर सीट, गेट इन विद योर थिंग्स, एंड देन नेचुरली आप जितना जल्दी आएंगे तो उतना बेहतर आपके मौके हो सकते हैं। परफेक्ट हो गया। सो जस्ट लाइक यू आर सेइंग कि द बेस्ट थिंग टू डू एट द मोमेंट इसके एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। नाउ हियर आई वुड लाइक टू नो कि अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक PNPs लाइक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हों जो कि स्टिल प्रॉमिसिंग हैं कि दैट ओके इफ़ यू विल बी गोइंग विद सच provinces, so yes, results are to some extent expected in a positive way. So do we have any promising PNPs available at the moment? Yes, provinces like Ontario, British Columbia, Oh. New Brunswick, Nova Scotia, Saskatchewan, Manitoba, ये सारे वो provinces हैं, इवन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये वो सारे provinces हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। Right. अगर इनमें से मैं डेसिफर करूं कि कौन से ज़्यादा आपको आसानी से पिक कर सकते हैं या मोस्ट फेवरेबल रहेंगे या जिनके ऊपर आपको नज़र टिका के बैठना चाहिए, तो ओंटारियो वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। एल्बर्टा आपके टॉप पे होना चाहिए आपके लिस्ट के ऊपर, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। एल्बर्टा ने रिसेंटली अपना EOI सिस्टम भी लॉन्च किया है अलग से। पहले क्या होता था कि आप प्रोफाइल बनाए एक्सप्रेस एंट्री का, एल्बर्टा यूज्ड टू कंसिडर यू ऑटोमेटिकली। अब आपको एल्बर्टा के लिए भी प्रोफाइल अलग से डालना पड़ता है। सिमिलरली सस्कैचुअन एक ऐसा प्रोविंस रहा है जो कि पैंडेमिक के दौरान और पैंडेमिक के बाद से बहुत सबसे ज्यादा इन्विटेशंस देने वाला प्रोविंस रहा है, तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए। सिमिलरली प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया। तो ये कुछ 3-4 प्रोविंसेस हैं जो कि आपको कंसिडर कर सकते हैं। आपको एक्टिवली प्रोएक्टिवली जिसे कहते हैं कि इनकी पॉलिसीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए। दीज प्रोविंसेस आर डेफिनेटली गोना बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म, एंड आई वुड अगेन एम्फसाइज ऑन दिस थिंग कि प्रोफाइल बनाकर रखें जरूर। जैसे आजकल कहते हैं ना कि वो बिटकॉइन में आपने कुछ अगर ले लिया है सिक्का, तो फिर तो आप लेके छोड़ दें, कभी भी यूज हो सकता है। चल कभी ना कभी तो चल ही जाएगा। Exactly. तो वो वाला काम आपने करना है इस वक्त कनाडा के अंदर, और ये कभी भी आपको बेनिफिट कर सकता है। इन खैर टू सम एक्सटेंट यस, जहाँ पे एक कंसल्टेंट की लीगल एडवाइस रिक्वायर होती है टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर, आई बिलीव सो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लक भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अपने लक को आजमाएं और क्या पता आपका लक भी चल जाए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगेन PNPs के लिए आपने कुछ specific provinces mention किए. So again here also they need to apply on their occupation basis, जो अभी हम कुछ से पहले हाँ, PNPs में भी है तरतीब वही कि ज़्यादातर प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी जो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर। ओके ओके, तो काम तो इसी तरह से अब हो रहा है। हेल्थ केयर पहले टॉप पे है, फिर स्टेम है, फिर ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर वगैरह, तो इसी तरह से फोकस चल रहा है। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये तो बात हो गई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वो भी टू सम एक्सटेंट जो कि न्यूली अप्लाई करना चाह रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। तो बट स्टिल आई जस्ट वांट कि अगर हम इस बात की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली काइंड ऑफ एन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल दोज हु आर एक्चुअली विलिंग टू गो फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन इन दिस वे कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बी इट हाउसिंग यू हैव जस्ट मेंशन एंड बी इट द अदर थिंग्स, वो अप टू द मार्क नहीं है. सो वुड यू स्टिल एडवाइज दैम कि येस दे शुड ऑप्ट दिस ऑप्शन अदर देन कि दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शायद उनको भी ऑप्ट किया जा सकता है? कनाडा आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में फॉल करते हैं जिसका हमने जिक्र किया, अगर आप फॉल करते हैं इनमें, तभी आपको कंसिडर करना चाहिए. अदरवाइज इट इज गोना रिक्वायर सो मच ऑफ पेशेंस, जो कि हमारे यहाँ लोगों में नहीं होता था, क्योंकि हालात के पेश नज़र हर बंदा चाहता है कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर ज़्यादा
ज़्यादा हद तक इम्कान हो सही। सक्सेस के, तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए. Right. एंड देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल. ऑब्वियसली कनाडा इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. End of the world, तो true. आपको अगर आपका कोई वजह है, किसी कोई रिश्तेदार वहाँ पर हैं और आपको दुनिया में और कोई कंट्री पसंद नहीं आता कनाडा के अलावा, तो फिर तो आप कीजिए अप्लाई, 100 सुभान अल्लाह. सही। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए. अगर आपका गोल है परमानेंट रेजिडेंसी का और एक ऐसी बड़ी कंट्री में जाना कि जहाँ पर आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, सो देयर आर कंट्रीज जो कि स्टिल अपने दरवाजे खोल कर बैठी हैं. सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है वो एनालिटिकली स्टेप्स लेने की जरूरत है. एग्जैक्टली. सो अब हम थोड़ा सा अदर जो हमारे पास वायबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पे भी आई बिलीव सो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमारे एंड से हमारे जो लिसनर्स हैं उनको एक प्रॉपर पाथवे मिल जाए कि ओके दिस इज़ व्हाट इज़ all about Canada. Now let's talk about the other options. ठीक है, Canadian immigration definitely it's good to go with, but अगर हम other options की बात करें, कौन से other options most viable alternative options available at the moment to our listeners? राइट. सो चूंकि हम ज़्यादातर फोकस स्किल्ड इमिग्रेशन पे कर रहे हैं तो प्रोफेशनल्स ही अप्लाई करते हैं ज़्यादातर. Right. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग वगैरह बहुत सारे लोग उसमें फॉलो कर रहे होते हैं. Right. हेल्थ केयर के हवाले से आप देख लें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि भाई कनाडा के आसपास रहना है, तो और ऐसी कंट्री जो कि ज़्यादा आपको इतना कोई फ़र्क पता ना चले, कोई बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस भी नहीं आएगा और Right. आपका शौक भी पूरे हो जाएंगे, और कंट्री भी आपकी अच्छी हो, बड़ी कंट्री हो, अच्छी इकोनॉमी हो, तो यूएस इज़ द ऑप्शन एट द मोमेंट. Okay. अगर आप यूएस की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और पासपोर्ट की भी वैल्यू है. वहाँ पर लाइफस्टाइल भी बेहतर है. डॉलर की भी वैल्यू है. एग्जैक्टली. तो चलता ही सारा काम उसी से. तो यूएस आप जा सकते हैं और यूएस आपको बुला सकता है अगर आपके पास एटलीस्ट 4 years बैचलर्स डिग्री है और उसके साथ साथ 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर, या अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस नहीं है, आप मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं, तो नेचुरली आप अप्लाई कर सकते हैं यूएस का ग्रीन कार्ड. इसमें किसी किस्म के आइल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, सही. कोई एज लिमिट नहीं है. तो अब लोग बड़े हैरान परेशान होंगे कि ये ऐसा कौन सा प्रोग्राम है. जो बात है लेकिन बेशतर लोगों को फिर भी पता होगा क्योंकि इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग वन दीज डेज. इट्स यूएस EB2 NIW. अमेजिंग. अगर आप चाहते हैं कि आपको यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाए इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो दिस इज द प्रोग्राम टू अप्लाई फॉर. इसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह. बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा अप्रूव हो जाता है. पिटिशन बेस्ड प्रोग्राम है. जो जितना अच्छा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेगा और कन्विंस कर देगा वीजा ऑफिसर को कि किस तरीके से उसका काम यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में है, तो आपको वेवर मिल जाता है जॉब ऑफर का. राइट. क्योंकि अमूमी तौर पे यूएस में पिटिशन डालने के लिए आपको किसी न किसी की स्पॉन्सरशिप चाहिए. या तो कोई करीबी रिश्तेदार हो जो आपको स्पॉन्सर करे, या आपका एम्प्लॉयर हो जो आपको स्पॉन्सर करे जॉब के साथ. सही. इस प्रोग्राम में दोनों ही चीज़ों की नफ़ी है और आपको वेवर दिया जा रहा है अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर देंगे जो आप काम आकर के करेंगे वो यूएस में नेशनल इंटरेस्ट का बाइस बनेगा. मीन्स के इमीडिएट इम्पैक्ट के ऊपर उनके लोगों को बेनिफिट करेगा, या इदारों को बेनिफिट करेगा, या गवर्नमेंट को बेनिफिट करेगा. तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है. कोई आप अच्छा सा एक प्रपोज एंडेवर बनाएं और अपने साथ अप्लाई करें. वहाँ पर भी स्टेम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये तो बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर है. लेकिन फ़ायदा ये है कि इस प्रोग्राम में ऑलमोस्ट सारी ऑक्यूपेशंस एक तरह से ओपन है. ओके. और प्रोग्राम का सक्सेस रेट इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्राम्स. और इसमें आपको बाकी चक्करों में नहीं फंसना पॉइंट सिस्टम वगैरह के. आई थिंक दिस इज द रिसेंटली अनाउंस्ड प्रोग्राम ना, तो इस वजह से भी इसकी बहुत ज्यादा हाइप है तो इन द मार्केट. पाकिस्तानियों के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी हर चीज़ की बड़ी स्लोली होती है क्योंकि लोगों के पास रिसर्च की कमी होती है. नो डाउट. वेयर एज द प्रोग्राम इज देयर सिंस 2016 एक्चुअली अगर देखा जाए. ओके. बट द प्रोग्राम गेन्ड पॉपुलैरिटी आफ्टर 2022 आई वुड से 2023 के अंदर, कि जब हमने देखा कि लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, फिर कंसल्टेंट्स ने टेकअप किया, फिर मार्केट होना शुरू हुआ, फिर अप्रूवल्स आना शुरू हुए, नजर आना शुरू हुए. तो अब ये प्रोग्राम ऐसा है कि 10 में से 9 लोग EB2 ही अप्लाई कर रहे हैं. सही. क्योंकि लोगों को उसमें ये है कि अच्छा आइल्स में नहीं फंसना पड़ेगा, बाकी चक्कर में नहीं फंसना, डिग्रीज अटेस्टेशन वगैरह इन चक्करों में नहीं फंसना, सिर्फ एक पिटिशन बनानी है और सबमिट करनी है. राइट. तो इसके ऊपर ज्यादा रिलायंस भी यहाँ पर अब कंसर्न्स के ऊपर हो गई कि जो जितना मयारी काम कर सकेगा उसी की पिटिशन अप्रूव होंगी ज्यादातर. सही. तो हमने देखा कि जब इस प्रोग्राम के अंदर चूंकि सेल करना आसान हो गया कि सर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पिटिशन है और डिग्रीज आपकी चाहिए. राइट. तो पिछले 2 सालों में कंसल्टेंट्स भी बहुत बने हैं. फिर आपको पता है हर गली के अंदर एक कंसल्टेंट बनाया और वो EB2 बेचना शुरू हो गया. सही. लोग तो आपको पता है यहाँ रिसर्च नहीं करते. वो कंपैरिजंस पे चले आते हैं 21 साल की कंपनी का 4-5-6 साल की कंपनी से भी, और वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं जो उनको सस्ते में करके देते हैं. बट बात ये कि आपका फ्यूचर का जब मामला है तो आपको कम प्राइस पे नहीं जाना चाहिए, आपको क्वालिटी पे जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ पर आपका काम बन सकता है एक्चुअली. सक्सेस के चांसेस कहाँ होंगे, किस डॉक्टर के हाथ में ज्यादा शिफा है एक्चुअली. तो वो चीज़ देखना बड़ा जरूरी है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम्स एट द मोमेंट. ये बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शन है. इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपको पॉइंट सिस्टम जैसा या कनाडा के जैसा एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें आप आइल्स वगैरह करके निकल सकते हो,
तो ऑस्ट्रेलिया का जो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम है वो भी एक ऑप्शन है. देयर आर नंबर ऑफ वीज़ा क्लासेस अवेलेबल. उसमें भी ये होता है, फेडरल लेवल का भी काम होता है, स्टेट लेवल पे भी काम होता है. Right. 189, 190, 491 वीज़ा क्लासेस हैं. वही एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, इनके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं. आप कंप्लीट करते हैं, फिर जो शख्स पहले पॉइंट्स बना लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री सही सिस्टम. सही. इसके अलावा जो आजकल ऑप्शन बड़ा पॉपुलर हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से जल्द रवाना हो जाए किसी जगह पर अच्छी कंट्री में, तो यूरोप के अंदर जर्मनी इस वक्त बुला रहा है आपको 1 साल के जॉब सीकर वीज़ा पे, ओह. जिसको उन्होंने रिसेंटली पिछले साल लॉन्च किया जून जुलाई के अंदर. और प्रोग्राम का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड. यस. मतलब आपको 1 साल की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. ये आपका 1 साल का जॉब सीकर वीज़ा है. अगर आपको इस दरमियान में जॉब मिल जाती है तो फिर उसके बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के मामला तय कर सकते हैं. ओके. और इसके अंदर जर्मन लैंग्वेज भी मैंडेटरी नहीं है. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शंस एट द मोमेंट, कि जिसके तहत आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और यूरोप का अपना गेटवे बना सकते हैं. वंस यू लैंड, वंस यू स्टार्ट वर्किंग, यू कैन एक्चुअली मेक इट एंड यूज इट एज अ लॉन्च पैड एज वेल. वहां से फिर आगे की तरफ बड़ी कंट्रीज की तरफ भी रुख कर सकते हैं. वही बात है ना कि वंस यू आर देयर तो फिर वो रास्ते खुद ही खुल जाते हैं. एक बार बस आपको वहां पे लैंड करने की जरूरत है एंड देन थिंग्स बिकम इजी. सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. साथ ही साथ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आपके पास सरमायाकारी आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं किसी ना किसी तरह हो जाऊं, तो आजकल यूएस के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स काफ़ी हैं. जैसे कि यूएस का E2 वीज़ा है, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में बात की. आप $1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आप यूएस में यू कैन गेट अ चांस टू लिव एंड वर्क एक्चुअली. आप अगर सीनियर मैनेजर हैं, आपकी कंपनी चाहती है कि आप वहाँ जाकर ब्रांच खोलें, तो L1 वीज़ा हो सकता है. साथ ही साथ आप एक एंटरप्रेन्योर है, अच्छी तगड़ी नेटवर्क है, तो कनाडा के अंदर भी बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. सो वो पाथवेज भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल. ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर आप ऐसे किसी इदारे के पास गए हैं जो कि हर मरीज को एक ही दवा लिख के देता है, तो फिर तो काम नहीं बनता. Exactly, तो आपको थोड़ा सा होता है कि अपनी सिचुएशन जब आप एक्सप्लेन करें कंसल्टेंट को, तो उसका इतना एनालिटिकली साउंड होना जरूरी है कि वो आपको कस्टमाइज्ड और strategically एक solution दे सके. Absolutely. That is actually going to work for you. So this is what we do when if an applicant is coming to us, तो हम पहले assessment करते हैं और फिर हम उनके केस के ऊपर brainstorming करते हैं. Then we actually come up with a customized solution. This is something very important. और आपने एक चीज़ पे बार बार emphasize किया, इधर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और मज़ीद emphasize करें ताकि हमारे listeners इस चीज़ से aware हों that research work from their own is very important. It's not like this कि आंखें बंद करके जो आपको जिस तरफ का रास्ता दिखा रहा है you need to go to that way. Research work is very important. बेशक आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाए, आपको जो भी ड्रीम दिखा रहा है, but it's very important to have your own research. What would you say on that part? Definitely, it is very important for your own research. जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप ऐसा ही जैसे कि आप खुद किसी से कह रहे हैं कि मुझे कुएं में धक्का दे. Actually. तो नेचुरली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी कल परसों की बात है, कराची ऑफिस के अंदर जब मैं 3-4 दिन पहले आया दुबई से, तो मैं वैसे ही लंच टाइम के ब्रेक में जब मैं निकला ऑफिस से, तो 2 हज़रात मुझे ऐसे ही बाहर मिल गए. दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू पॉप इन दी ऑफिस, क्योंकि हमारे आपको पता है डोर लॉक पॉलिसी होती है. असेसमेंट अपॉइंटमेंट के साथ ही आप आ सकते हैं. तो उनकी जब हमारा आमना सामना हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा हमने आपको देखा है यार, ये वो आपकी वीडियोस देखी हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते थे. तो मैंने कहा ज़रूर, आप बताइए किस सिलसिले में. तो वो EB2 NW उनको अप्लाई करना था. सही. अब नेचुरली दे वर क्वाइट यंग. मैं देखते ही समझ गया कि वो काफ़ी यंग हैं, तो मैंने इसलिए वहीं पर उनसे पूछ लिया. अदरवाइज मैं उनको कह देता कि आप ठीक है आप ऑफिस जाएँ, असेसमेंट फिल करें और हम देखते हैं, फिर मीटिंग करते हैं. तो चूँकि वो बहुत यंग थे तो मैंने उनसे वहीं पर पूछ लिया कि आप बताइए क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है. So they were actually intermediate, Okay. And मैंने फिर उनसे पूछा, एहतियातन कि आप क्या करते हैं, फिर भी बताइए क्या ऐसा काम कर रखा है आपने, अपने 23-24 साल के करियर के अंदर. तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हम तो इंटरमीडिएट हैं और हम जो है वो आप चलते फिरते बस आगे क्या देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. और हम यूएस जाना चाहते थे, तो इनिशियली प्लान तो ये था कि पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, बट हमने ये वाला देखा. तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए, स्टूडेंट वीज़ा वगैरह अगर हमने करना है तो फिर हम बात कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट काउंसलर से मुलाकात आपकी करवा सकूंगा. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, स्टूडेंट वीज़ा तो फिलहाल इरादा नहीं, पैसे वैसे बहुत लगते हैं, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता. तो मैंने कहा दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, यू कैन एक्चुअली गो सर्च ऑन इट. इसमें आपको एडवांस डिग्री कैटेगरी में जाना तो आपका डिग्री होना जरूरी, पर उसके बाद 5 साल एक्सपीरियंस हो. तो नेचुरली ही वाज लाइक कि मुझे फलाना कंसर्न के पास से मैं होकर आ रहा हूँ, उसने तो कहा कि मेरा हो जाएगा, तो आप मुझे कैसे मना कर रहे हैं.
तो ओके। मैंने उनको कहा कि आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भेजूंगा, इसको बगौर पढ़ें, इसके ऊपर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इनकी गवर्नमेंट सही, की खुद की वेबसाइट सही। है। देन दे वर लाइक ओह हमारी तो बचत हो गई और ये और वो। तो मैंने कहा मैं तो आपके मीटिंग के पैसे भी बचा लिए, मैंने आपको यहीं पे बता दिया खड़े खड़े कि आपका नहीं हो सकता। सही, सो सही। ये इस वक्त आलम है मार्केट के अंदर। शिट। पीपल आर लाइक कि बस जिसके हाथ में जो मछली आ जाए। ऐसा ही है, और बिल्कुल। यू आर सो राइट ऑन बहुत इट। ज़्यादा दे आर आफ्टर द सेल्स एंड एवरीथिंग। और जितने भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, काउंसलिंग होती है, 99% ऑफ द पीपल आर लाइक के हमारे पास हम आपके पास जब आए तो हमें एक सॉल्यूशन या हमें कोई इन्फॉर्मेटिव बात पता चली। बाकी जगहों पर सब ऐसा ही है कि दे आर जस्ट पुशिंग यू टुवर्ड्स द सेल। बस वही बात है ना, जो आपको सामने एग्जैक्टली। वाला कह रहा है कि भाई मुझे इधर जाना है, ओके चले जाओगे, कोई मसला एग्जैक्टली। नहीं, सो ये दे आर सारी जस्ट चीजें। पुशिंग कि बस आप साइन अप करें और सेल और पैसों पे बातचीत ज़्यादा। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसल्टेंट्स को भी पैगाम है, ऑल्दो के सुनते तो नहीं है हमारी बात। लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को तब्दील करें। राइट। और लोगों को सॉल्यूशन जब देंगे, काम करके देंगे, तो वैसे ही वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा और आप वैसे ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोगों का बहरहाल विजन होता नहीं है कि किस तरह से लेगेसीज बनानी है जनरेशन वाइज। राइट। तो हम तो चूंकि कर ही ये रहे हैं 3 दहाइयों से ट्रू। फैमिली वाइज, तो हमें तो आता ही ये काम है और हमने इसको राइट। आगे लेके जाना है, तो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की एक मिसाल है कि उन्होंने चूंकि रिसर्च नहीं किया था, वो फलाने कंसर्न की बात में आ गए। राइट। एंड चूंकि वो सिर्फ एक बंदा यूं मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था, उसको हमारी बात पता चल गई, अदरवाइज तो वो जाके दे देता पैसे उसको। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसी वजह से रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को 4 5 6 8 लाख 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपके वक्त की भी एक कीमत है। और आपकी ऑब्वियसली आपने मुश्किल से अपना माली कुछ वसाइल जो जमा इकट्ठा पूंजी किए। आपकी एग्जैक्टली। ओवरऑल है, आप ऐसे ही किसी को कैसे प्लेट में ऐसे रख के किसी दे को आप सकते कैसे हो। दे सकते हैं। ट्रू, मोस्ट ट्रू, इम्पोर्टेंटली आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट नो होता है। डाउट। आपने EB2 के नाम पे 2 साल अपने खर्च कर दिए, लेकिन आपको ये बात में पता चला कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं था। राइट। एटलीस्ट आप एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाइड हैं, 100% एलिजिबिलिटी बनती है। उसके बाद पिटिशन अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, वो अथॉरिटीज के हाथ में। राइट। आपने लेकिन अपनी जान पूरी बहरहाल मारनी है कि आपका ऑक्यूपेशन भी अच्छा हो, पिटिशन भी अच्छी मयारी हो, सारी चीजें हो। उसके बाद रिफ्यूजल हो तो चले, उसके ऊपर बात होगी। राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुनियाद ही कोई नहीं थी, इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती थी, आपने जबरदस्ती खड़ा किया उसको। अब देखें ना, यही आलम है कि इतनी बेसिक जो कोर रिक्वायरमेंट है, इवन इतने हद तक भी आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते। Exactly. एटलीस्ट इतना तो बताओ कि मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं। Exactly. सो खैर, दैट्स व्हाट इज़ आवर कंसर्न कि आप लोगों की अपनी इस ओवरऑल जिस भी प्रोग्राम की तरफ आप लोग जा रहे हो, आपकी अपना रिसर्च वर्क इसमें होना इज़ इम्पॉर्टेंट। खैर, हम लोग जस्ट लाइक कैनेडियन इमिग्रेशन की बात करें, सो आई जस्ट वांटेड टू नो, ये जो पॉलिसी डेवलपमेंट्स हैं, ये बैक एंड फोर्थ हमारे ऑन एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस हमारे पास डेवलपमेंट्स आती जा रही हैं। सो वो तमाम लोग जो ऑलरेडी इस वक्त इनरोल हो चुके हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो इन तमाम डेवलपमेंट्स के जो भी पॉलिसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके साथ खुद को इंटैक्ट रखें और अप टू डेट रखें। हाँ डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा है कि ज़ाहिर इम्पैक्ट तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा करेगा। एब्सोल्युटली। और वो लोग तो अभी जो बाहर से देख रहे हैं, तो वो तो अभी शुरुआत करेंगे, आएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो उनको नज़र रखनी चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट के साथ एसोसिएटेड हैं तो कोशिश करें कि खुद से कंसल्टेंट के साथ गेट इन टच विद देम एंड उनसे उनका ओपिनियन लें। अपडेट्स जो हैं वो तो आप उनकी जो CIC न्यूज़ की वेबसाइट है वहाँ से वैसे भी ले सकते हैं। यस। गवर्नमेंट आपको खुद अपडेट्स दे रही होती है। अपडेट्स के ऊपर ओपिनियंस क्या है, चीज़ें क्या हैं, वो कंसल्टेंट्स से लें। और कोशिश करें कि खुद से उनसे जो है ना वो डिस्कस करें, क्योंकि ऑब्वियसली कंसर्न्स के पास तो बेतहाशा क्लाइंट्स होते हैं। नो डाउट। और हर बंदे के साथ एक पर्टिकुलर न्यूज़ अपडेट के ऊपर डिस्कस करना तो मुनासिब नहीं होता। दैट इज़ वाई हम ये कोशिश करते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को आगाही पहुंचा दें और अपने राइट। ओपिनियंस भी शेयर कर दें, ताकि उनको पता हो कि कैसे क्या चीज़ प्लान करनी है। बट अगर आप पर्सनलाइज तरीके से चाहते हैं तो उनसे डिस्कस करें और चीज़ें करें और फिर अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करें। इस वक्त हमारे पास अगर पिछले कुछ अर्से से कोई बंदा कनाडा अप्लाई कर भी रहा है, तो हर बंदा वो जो अप्लाई किया है, ऑलमोस्ट हर बंदा कनाडा के साथ कोई ना कोई एक और ऑप्शन हमारे साथ ज़रूर उसने साइन अप किया है। करेक्ट। चाहे फिर वो जर्मनी हो, चाहे फिर वो US हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि पाकिस्तान के भी जो हालात हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते कि आप एक ही बास्केट में सारे एग्स ट्रू रखें सो, अपने, ट्रू you know? सो। तो आपको ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और कोशिश करें, अगर जेब इजाज़त देती है। ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी इज़ व्हाट मैटर्स एक्चुअली। नो डाउट। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो ज़रूर एटलीस्ट 2 ऑप्शंस में अप्लाई करके देखें और तभी आपके चांसेस बनेंगे। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही ग्लोबल वीज़ाज़ के जो मामलात हैं वो बहुत पेचीदा हैं। इवन दुबई तक हमें वीज़ाज़ नहीं दे रहा है Having that green passport unfortunately become a big question mark to us, unfortunately. एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वाई हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, लेकिन कोशिशें जारी रखें। ऐसा नहीं कि सारे दरवाजे बंद हैं। कोशिश करें उन लोगों के साथ मुंसलिक हों, उन इदारों के साथ हों जो कि आपको वाकई आपके केस को समझ कर आपको कोई सॉल्यूशन दे सकें। तो अल्टीमेटली फिर आपका चांसेस होंगे एंड दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली ब्राइटन अप योर फ्यूचर। Perfect हो गया. So again, towards the end, I just wanted to know कि still is there any way that जो existing हमारे applicants हैं वो अपने प्रोफाइल को किसी तरीके से
मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकें, जो कि इस वक्त ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में हो, पीएनपी में हो? और इज़ देयर स्टिल एनी होप जिसको हम ये कहें कि कनाडा एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है? राइट, सो ऑब्वियसली उम्मीद तो है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और वो प्रो इमिग्रेशन होते हैं तो सिलसिला चलता रहेगा। कनाडा में होता ये है कि अगर कभी कभार ऐसा अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि हम कोटा रिड्यूस कर रहे हैं, सारी Okay. चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि कनाडा इज़ अ कंट्री दैट इज़ मेड अप ऑफ इमिग्रेंट्स, बहुत अरसे तक इमिग्रेंट्स को रोक नहीं सकते। नहीं सकते। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वो Exactly. ज़्यादा टाइम तक इस नहीं चीज़ रोक को सकते, क्योंकि delay नहीं कर सकते। वेस्टर्न कल्चर का मामला आपको पता है, देयर इज अ गैप इन द रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली Yes. एक नई जनरेशन खड़ा करने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ तो ये सिलसिला उस No तरह से doubt. नहीं होता, तो उनको चाहिए ही होता है कि नए लोग आएं और इकोनॉमी में आके कंट्रीब्यूट करें, Right. क्योंकि बहुत ज़्यादा हर साल एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेशियो जो है वो उनका रिटायर हो जाता है, तो नए लोग उनको बहरहाल चाहिए ही चाहिए होते हैं। हाँ, चूंकि इस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे लोग भर रखे हैं कनाडा में, तो इसलिए उन्होंने रिड्यूस किया, बट ये बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं होगा। सो देयर इज़ होप। Yeah. आप सर्टेन लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन से हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। कोशिश करें अच्छे से अच्छा आइल्स करके अप्लाई करें, अच्छे से अच्छा अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करें, जितने जहाँ से पॉइंट्स आप गैदर कर सकते हैं Right. उन सब चीज़ों के साथ आप जब करेंगे अप्लाई, तो यकीनन आपके चांसेस होंगे कि स्टिल यू कैन कंसिडर कि हाँ अभी 60% से ऊपर के चांसेस हैं, चलें। हमें वो करना चाहिए, लेके रख देना चाहिए, कभी भी किस्मत खुल सकती है। सही बात तो है। वही वाली हिसाब किताब है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो उन लोगों की बात हो गई जो ऑलरेडी हैं। एक फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस उन लोगों के लिए जो प्रॉब्ली इस वक्त रिकंसिडर कर रहे हो कि ओके प्रॉब्ली हमें कनाडा के ऑप्शन को इस वक्त साइड पे रखना चाहिए। एक फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर देम। अगर आप कनाडा के ऑप्शन को साइड करना चाहते हैं एंड यू आर स्टिल लुकिंग टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, आई वुड से गो फॉर द यूएस EB2 बिकॉज ऑब्वियसली कनाडा के पड़ोस में ही आप चले जाएंगे। यूएस एक बड़ी कंट्री है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रीन कार्ड पासपोर्ट सबकी एक वैल्यू है। Right. और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये होता है कि आप जब जाएंगे तो एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, Exactly. अच्छी कमाई होगी, तो फिर आपको वो भी दुख नहीं होगा कि यार कनाडा में तो फ्री मेडिकल मिलता था। Exactly. अगर आपको यूएस में नहीं भी है तो तब भी आप एक अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि आप कमाई अच्छी करने No वाले हैं, doubt. क्योंकि कमाई अच्छी इसलिए होती है कि ये कंट्री के अंदर हर इंडस्ट्री लगती है और टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, No doubt. लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। जब टूरिज्म बहुत होता है, लोगों का आना जाना बहुत होता है, तो हर इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनता है, Right. रोलिंग होती है। इकोनॉमी आपकी डेवलप होती जाती Exactly. है। So that is why you make a good amount of money in the US and ultimately secure a good lifestyle. So आपको EB2 NRW करना चाहिए। Preferences अगर मुख्तलिफ हैं तो यूरोप की तरफ भी देखना चाहें तो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन देख लें। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा 360 एंगल डिफरेंट डिग्री के ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा दुनिया से अलग ही जगह पर हटकर है, बट वहाँ पर ये फायदा है कि ट्रॉपिकल रीजन है, वेदर अच्छा है, हमारे जैसा ही लगता है, और स्टिल इट्स अ वेलफेयर कंट्री एज वेल, तो वहाँ पर भी मौके हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, एंड देन आई थिंक देयर मस्ट बी ऑप्शंस अवेलेबल। अमेजिंग। सो आई थिंक सो कि हमने ओवरऑल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट से लेके किस तरह से आपके प्रोफाइल्स को इम्पैक्ट किया जा सकता है, किस तरह से अपने प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं और क्या अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है उसका एक अच्छे से आइडिया हो गया होगा। सुपीरियर कंसल्टिंग को कांटेक्ट करना है भाई, क्या किया जाए और कैसे किया जाए और किस तरह से वो अपने प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने से लेकर जो अदर ऑप्शंस हैं उनको ऑप्ट करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? राइट, सुपीरियर कंसल्टिंग जाहिर है आप हमारे यूट्यूब तक तो आ ही चुके हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट नाउ टू कॉन्टैक्ट अस। सिंपली लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट superiorimmigration.com, कंप्लीट योर असेसमेंट, हम असेसमेंट करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं फॉर एनी ऑफ द अवेलेबल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, वी आर डेफिनेटली गोना हेल्प यू, क्योंकि वी डोंट टेक एवरी टॉम डिक एंड हैरी केसेस, सबको पता ही है ये बात। तो अगर आप एलिजिबल हैं, मयार पे पूरा उतरते हैं, तो ज़रूर हम आपके साथ मुलाकात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। We have our offices in Karachi since 2004. We have our offices in Dubai as well. Right. So we'll be definitely able to cater you for all your immigration needs, and looking forward कि आप राब्ता करें तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो इस अपॉइंटमेंट का भी बता दें कि किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक करवाई जा सकती है, कितना टाइम लगता है, ज़्यादा लंबी क्यू में तो खड़ा नहीं होना पड़ता अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। लंबी क्यू नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ आई हैव एन आइडिया कि माशाल्लाह से किस कदर कांटेक्ट किया जाता है और सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज व्हाई वी से कि 2 बिजनेस डेज लगते हैं, 48 वर्किंग आवर्स करेक्ट फॉर अस टू गेट बैक टू यू, जब आप हमारा असेसमेंट फॉर्म कंप्लीट करेंगे, ताकि हम एलिजिबिलिटी और वो सारी इवैल्यूएशन वगैरह कर लें, क्योंकि तादाद बहरहाल बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह, नो डाउट। 2 सालों में तो बहुत बढ़ गई पाकिस्तान के हालात की वजह से, यस और क्योंकि ज़ाहिर सुपीरियर कंसल्टिंग भी बहुत ऊपर आया है इन अ सेंस ऑफ कि हमने जिस तरह से लोगों को सर्व किया है पिछले
कई सालों के अंदर, तो अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है सुपीरियर कंसल्टिंग. वी आर वन ऑफ द टॉप 3 कंसर्न्स इन No पाकिस्तान, एंड हमारी फैमिली ही एक्चुअली लीड करती है इमिग्रेशन इंडस्ट्री में. True. तो इसलिए बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि टाइम लें, 48 आवर्स के अंदर हम रिस्पॉन्ड करें सबको. ऑलमोस्ट सबको कोशिश हम करते हैं कि केटर करें, और हमें कॉल भी कर सकते हैं. अगर कराची पाकिस्तान में है तो कराची हेड ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 021-111-002-345. अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट में या कहीं पर भी आप हैं, तो आप हमारे दुबई ऑफिस से रुजू कीजिए, एंड वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, +971-50-997-6307, Perfect. and we'll be definitely happy to assist you. Perfect, perfectly fine. So as you just mentioned, K Superior Consulting obviously is the big name, and likewise, Bakr, thank you so very much for Pleasure. being with us once again. And indeed, you are the most emerging face at the moment of the whole immigration world. So it's always pleasure to have you. And I think we are almost done. So hopefully, आप लोगों की जो भी queries हैं, overall, वो सारी चीज़ें हमने clear करने की, cater करने की कोशिश की है. और still, अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप लोग discuss करना चाहें, पूछना चाहें, as they've mentioned, they are all open to answer your concerns and queries. So अब ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अपने ओवरऑल जो भी चीज़ें आप लोग इमिग्रेशन प्लान को जिस भी डायरेक्शन में परसू करना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि एक प्रॉपर एडवाइस के साथ हैविंग एन एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ द मार्केट लीडर्स, वो बहुत ज़रूरी है. सो उन एडवाइसेस के साथ अपने प्लान को परसू करें और सुपीरियर कंसल्टिंग को फर्दर कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपकी चीज़ों को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए और जो चांसेस हैं आप लोगों के इमिग्रेशन के ड्रीम को फुलफ़िल करने के उन चांसेस को ज़्यादा stronger बनाया जाए. So thank you very much. That's all from our side for this episode, and just stay with us because there are still a lot to come. Or in coming जो episodes होंगे, we'll be having some more special guests for you people. So just stay with us. Thank you very much.